हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फैसिलिटेटर ज्योति पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 2018 के साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। साइंस के क्वेश्चन जो कि 61 नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Myra cycles to her friend's house 5 kilometers away to deliver a packet. She goes at a speed of 12 kilometers per hour and returns at a speed of 8 kilometers per hour. Her average speed during the whole trip is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक इजी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए कैसे करना है। देखिए, इसमें आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का वो होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स जो है आपकी पहली स्पीड है, वाई जो है आपकी दूसरी स्पीड है। फिर आपको उसको डिवाइड कर देना है एक्स प्लस वाई से। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 इंटू एक्स की वैल्यू दी हुई है 12, वाई की वैल्यू दी हुई है 8 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। डिवाइड करेंगे 20 से तो जो आपका आंसर है वो आएगा 9.6। तो देखिए 9.6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, 9.6 किलोमीटर पर आवर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। देखिए पहला है मीटर, लाइट ईयर एंड हर्ट्स। तो देखिए ये जो हर्ट्स है ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट है। देखिए मीटर ठीक है, लाइट ईयर भी ठीक है, बट ये जो हर्ट्स है इससे हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं ना कि डिस्टेंस। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है क्यूबिट, ईयर एंड लाइट ईयर। तो देखिए ये जो ईयर है, ईयर में हम डिस्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर। ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं, मीटर, हर्ट्स एंड क्यूबिट। देखिए दोबारा इसमें हर्ट्स आ गया और जो हर्ट्स है उससे हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सर्फेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर, taught cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is. 3 चीज़ें हैं, सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो देखिए न्यूज़पेपर आप सब जानते हैं, कारपेट भी सब जानते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जो सेलोफेन शीट होती है वो एक तरीके के प्लास्टिक के कवर टाइप के होते हैं जिनसे आप अपनी बुक को भी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फ्लावर्स के बुकेज़ होते हैं उनमें जो शीट लगी रहती है वो भी सेलोफेन शीट होती है। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो सबसे कम फ्रिक्शन जिसमें लगेगा वो आपका लगेगा सेलोफेन शीट में। तो सेलोफेन शीट सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को पहले ही कट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से कभी भी अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सेलोफेन शीट, उसके बाद आएगा आपका न्यूज़पेपर और फिर आएगा कारपेट। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपके कारपेट पे लगेगा, उससे कम न्यूज़पेपर, उससे कम सेलोफेन शीट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If time is representing along x-axis, then which of the following statement is correct? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ग्राफ पूछा गया है जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो टाइम है वो y एक्सिस पर है, तो जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पर होगी। जो टाइम है वो x एक्सिस पर है और जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस पर है। क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो मान लीजिए वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है बट टाइम में इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा।
अब इस तरीके का ग्राफ आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, चलिए देखते हैं एक बार। जो फर्स्ट ऑप्शन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए जो हमारा है ये पैरेलल तो है एक्स एक्सिस के, ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इसमें हमें दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हमारा जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बल्कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड ऑप्शन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी नहीं, जो हमारी लाइन आई है वो वाई एक्सिस की नहीं बल्कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आई है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 3, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगेन डिस्टेंस टाइम आ गया है, गलत। पैरेलल टू वाई एक्सिस, गलत। अब बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी हाँ, हमने जो ग्राफ बनाया है वो ऐसा ही बना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज पैराफिन वैक्स, कोक, बिटुमिन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है नहीं है, कभी भी ये नहीं है वाले क्वेश्चन को आपको पहले ही उसको मार्क कर लेना है पेंसिल से, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोक, क्योंकि कोक के अलावा पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सारे ही पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो कोक है वो कोल का बाय प्रोडक्ट है, कोल। आपको ध्यान रखना ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। Aman keeps a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of the three objects T1, T2 and T3. Which of the following most likely represent the relationship between them? तो देखिए इसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, T1 इज इक्वल्स टू T2, T2 इज इक्वल्स टू T3। कैसे? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक बॉटल, वुडन स्पून और मेटेलिक स्पून, इन सबको आपने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवरनाइट रखा है, ओवरनाइट। तो इन तीनों चीज़ों ने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है और इन तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन जब आप इन्हें टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेटेलिक स्पून है वो आपको ज़्यादा गर्म फील होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेटालिक स्पून है वो बहुत जल्दी अपनी हीट को रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपको वो गर्म फील होगा। उसी कंपैरिजन में जो वुडन स्पून है और जो प्लास्टिक बॉटल है वो टच करने पे अपनी हीट को इतना जल्दी रिलीज़ नहीं करेंगे जितनी जल्दी मेटालिक स्पून ने किया था। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेटालिक स्पून का टेम्परेचर ज़्यादा है बाकी कंपैरिजन में, बट ये गलत है। तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा क्योंकि उन्हें ओवरनाइट रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis? निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? ऑप्शन है एल्गी, फंगाई, राइजोबियम या फिर वायरस। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एल्गी, यानी शैवाल। शैवाल फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बेयर एडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो देखिए प्रोटीन होता है मिल्क में, ओके। कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन इज़ राइट। फिर भी दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रोटीन एंड विटामिन सी, देखिए विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता है, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, अगेन विटामिन सी, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। देन फोर्थ, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, तो दूध में आयरन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक इज। आपको कभी भी चोट लगी होगी, आपने बीटाडीन ज़रूर यूज़ किया होगा। बीटाडीन जो है उसका कलर थोड़ा पर्पल सा होता है, उसमें इन चारों में से कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट होता है? आइदर इट इज़ क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर का होता है और वो वुंड्स पर एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनकरेक्ट बताना है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है एयर हैज़ वेट, तो क्या हवा में वज़न होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर 2, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, क्या मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है? गलत, ये जो है ये रॉन्ग है। जो सॉइल होता है उसमें वायु प्रेजेंट होती है। 1 इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। थर्ड को देख लेते हैं एक बार। एयर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यस, वायु स्थान घेरती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ फंक्शन इन कॉलम बी। तो देखिए, कॉलम ए जो है उसमें आपको कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको उनका फंक्शन दिया गया है। अब आपको सही मैच करना है। देखिए, लीवर, लीवर का फंक्शन क्या है? कॉलम बी में देखते हैं। फर्स्ट, वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, जी नहीं। वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, नहीं। थर्ड, रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फोर्थ, लार्जेस्ट ग्लैंड, जी हाँ, जो लिवर है वो लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है। ये मैंने अपने जीके के क्वेश्चन में डिस्कस किया है आपसे। अगर आपने मेरे जीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जो ए है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ए का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम 1, 3 एंड 4 को पहले ही कट कर देंगे। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया गया है बी का 1 मीन्स स्टमक, स्टमक है वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, ओके। देन सी का दिया गया है सेकेंड, गॉल ब्लैडर वेयर बाइल जूस इज स्टोर, राइट। देन पैंक्रिया रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, क्या सारे सेल राउंड होते हैं? अगर आप एनिमल सेल को देखें तो आपको बुक में कुछ इस तरीके का मिलेगा, प्लांट सेल देखें तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, वहीं अगर आप किसी नर्व सेल को देखें तो आपको कुछ इस तरफ का मिलेगा। तो क्या सारे सेल राउंड हुए? जी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ऑल सेल्स आर राउंड, ये तो इनकरेक्ट हो गया। द नेक्स्ट है सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कोई एक टिश्यू, जैसे मान लीजिए आपका लिवर है, उसके जितने भी सेल्स होंगे, आपका स्टमक है, आपका हार्ट है, उसके जितने भी सेल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। बिल्कुल सही है ये सेकेंड ऑप्शन, अभी तक तो हमें ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, जी नहीं। अगर आप नर्व सेल्स देखें, स्टमक की सेल्स देखें, अपने हाथों की सेल्स देखें, तो जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबके जो साइज़ होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, इज इट ट्रू?
नो। अगर आपने आरबीसी की सेल देखी हो तो आरबीसी सेल के अंदर रेड ब्लड सेल जो होती है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये जो है ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिर्फ यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैचिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए ईस्ट, जो ईस्ट होता है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्या वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, या फिर वो स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन, या फिर बडिंग? तो देखिए जो ईस्ट है उसका होता है बडिंग। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ए का 4 जो है वो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी को हम क्रॉस कर लेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो बी है, बी का दिया है 1 मीन्स पोटैटो, पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेक्ट। एल्गी, एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है ओके। देन फंगाई, फंगाई स्पोर फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा से प्रदूषण ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? तो जो हमारा ओजोन लेयर है उसके डिपल्शन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड? जी नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? नो। ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपल्शन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, जो कि एक से दूसरे को फैल सकती हैं, वो कौन सी हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, कॉलेरा। तो पहला ही यार आप देखें अनीमिया, अनीमिया का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन में खून की कमी हो जाना। तो क्या ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है? जी नहीं, बिल्कुल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे अनीमिया है और मैं किसी के बगल में जाके बैठ गई तो क्या उसे भी अनीमिया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 टाइफॉइड, मलेरिया, अनीमिया एंड स्वाइन फ्लू। अगेन अनीमिया रॉन्ग। थर्ड टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो ओके। देन ऑप्शन नंबर 4 डायबिटीज़, टाइफॉइड, मलेरिया, अनीमिया। देखिए जो डायबिटीज़ है वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। अगेन अनीमिया वो तो है ही नहीं, तो ये भी एक हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी मियादी बुखार, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। नॉट में पूछा गया है, नॉट। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव। साइंस हमेशा अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, तो साइंस अस्थायी है, टेंटेटिव है, दिस इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिसिज्म। विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी साइंस इज़ स्टैटिक इन नेचर। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अभी हमने ऑप्शन नंबर ए में डिस्कस किया कि जो साइंस है वो टेंटेटिव है, और यहाँ पर है कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो ये दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो अगर हमारा ए वाला सही है तो ऑफकोर्स डी वाला गलत होगा, और जो गलत है हमें वही बताना था। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 इक्विटी। इक्विटी मतलब निष्पक्षता।
सही है ये बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सही। ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी स्टैटिक माइंडसेट, स्थायी मानस प्रवृत्ति, ये गलत है। देखिए यहाँ पर भी जो प्रकृति स्थिर है ये भी गलत था, यहाँ पर भी जो ये स्थिर है ये भी गलत है। तो इसमें से आपका सही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ये तीनों करेक्ट हैं। ए, बी और सी हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में, ए, बी, सी। तो जो ए, बी, सी है ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू डैश। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर वन है प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सिखाने के अनुभव प्रदान करना। जी हाँ बिल्कुल ठीक है ये, ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट को देखते हैं, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स, गलत। ऑप्शन थर्ड, गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए पैडागॉजी में ये जो मेमोराइजेशन है ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, तो जहाँ पर भी आप इसको देखें उसको आप गलत कर दें जब तक कि आपसे क्वेश्चन में गलत ना पूछा हो, तो ये भी हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, रॉन्ग। आपका जो ऑप्शन नंबर वन है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा। ऑप्शन वन, ट्रू टू द टीचर, ट्रू टू द लर्नर, देन ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है, ट्रू टू द टीचर। देखिए इसमें टीचर की कोई बात नहीं की गई है दो एनसीएफ 2005 में। देन ऑप्शन नंबर डी, ट्रू टू साइंस, ओके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी के अलावा सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर वन में। ए, बी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लर्नर्स लोकेलिटी। Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? तो देखिए ये टॉपिक दिया गया है कि बच्चों को सर्वे करना है इस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, तो इससे स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? क्या वो रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, अप्लाइंग? इसमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, अप्लाइंग भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव जहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वहाँ जहाँ पर उसका कॉग्निशन, उसका दिमाग जहाँ काम कर रहा है वो हो जाएगा सृजन करने में, कुछ क्रिएट करने में। तो बच्चा जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following strategy can be the most appropriate for involving learners in the teaching learning of science? आपको स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाना है तो इसमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जिससे कि आप लर्नर्स को इन्वॉल्व कर पाओ अपनी क्लास में? तो पहला है रीडिंग साइंस बुक, वो तो सब करते हैं, वो तो हमें करना ही है, लेकिन आपको बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो क्या होगा? रीडिंग साइंस बुक, क्लेरिफाइंग द हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, एनकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट। देखिए सबसे पहले अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, सबसे पहले आपको बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा अपनी तरफ, आपके बच्चों को एक्टिव करना पड़ेगा अपनी क्लास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट। अगर बच्चे इंगेज ही नहीं होंगे तो आप साइंस की बुक पढ़ाना, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, असेसमेंट देना, इन सब का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन? अगर आपको स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाना है, प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना के बारे में अगर आपको समझाना है,
तो आप इन चारों में से कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है एनिमेटेड वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट। ऑप्शन 2 चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन 3 ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। ऑप्शन 4 आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर है? क्या सिर्फ एक एनिमेटेड वीडियो देख करके बच्चों को समझाना ठीक है? तो जी नहीं, अगर हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन हैं तो उनकी तरफ जाएंगे। देन है चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स सिंपली एक चार्ट पेपर है, उसके ऊपर आपने ड्रॉ किया, कहीं से प्रिंट आउट निकाला और जाके स्टूडेंट्स को दिखा दिया। तो क्या बच्चे इससे अच्छे सीख पाएंगे? जी नहीं। थर्ड ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन। ठीक है। और फोर्थ है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जैसे कि आपने कुछ भी पूछा और उसका सिर्फ एक ही आंसर निकल करके आ रहा है, तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिससे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, बस क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये भी नहीं। जो ऑप्शन नंबर 3 है ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर, मतलब बच्चा जो है अपने आप से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको वाइट पेपर पे ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या सीखा उसको लिख रहा है, कंक्लूजन लिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर फील्ड विजिट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। जी नहीं, हमें कभी भी ईजी चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस। इट डेवलप हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर। नो, ऑप्शन नंबर 1 है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पहला है पोर्टफोलियो, ओके। दूसरा है कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है इसको आप असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें असेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी है पेपर पेंसिल टेस्ट, ओके, इसको भी असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर डी जनरल राइटिंग, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा ए, सी एंड डी तीनों ही सही हैं, तो ए, सी और डी हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स। देखिए जो असेसमेंट एज लर्निंग है, एज लर्निंग वो होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में आएगा असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अलावा एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि बच्चों ने कितना सीखा हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि बच्चों को सिखाने के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइप का, मतलब जिसमें बच्चों ने कितना सीखा, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वर्क करने की और ज़रूरत है। वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि बीच बीच में कोई क्लास टेस्ट ले लिया आपने, महीने 2 महीने में कोई एग्ज़ाम हो गया, जैसे FA1 वगैरह होते हैं, वो हमारे होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, समेटिव असेसमेंट, वो जनरली सेशन के एंड में लिया जाता है, और असेसमेंट एज लर्निंग है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। मतलब अमृता जो है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही है, लेकिन कुछ मटेरियल उसके पास कम पड़ गया, तो वो इन चारों में से कौन से मटेरियल को यूज़ कर सकती है अपना सॉकेट कंप्लीट करने के लिए? क्या वो एक थिक थ्रेड यानी मोटा धागा इस्तेमाल कर सकती है, स्टील वायर, स्टील का तार, ग्लास रॉड, कांच की छड़, या फिर रबर पाइप, रबड़ का पाइप?
तो देखिए जो थ्रेड है, ग्लास है और जो रबर है, ये तीनों, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। तो इसको यूज़ करके सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि है स्टील का तार, स्टील वायर, अमृता उसका यूज़ कर सकती है अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मिरर एंड लेंसेज से रिलेटेड है। अगर आपको मिरर एंड लेंसेज से रिलेटेड टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ये टॉपिक समझा दूंगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। जी नहीं, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंड्स स्टिंग। चींटी के दंश, डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। देखिए चींटी जो होती है, जो एंट होती है, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, 3.7 kg of fuel is completely burnt to give off 1.665 into 10 raised to power 8 joules of energy. The calorific value of the fuel in standard unit is। इसमें आपको क्या करना है, जो ये 1.665 इंटू 10 टू द पावर 8 जो दिया हुआ है, इसको आपको डिवाइड कर देना है 3.7 से। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 45,000 45,000 किलो जूल, 45,000 किलो जूल। ठीक है, तो आज के हमने साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझसे जुड़े रहें ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।